वर्ण जाति का उद्भव। आपकी जो पुस्तक है वो राजनीति विज्ञान ऑनर्स के स्टूडेंटों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर कल है। सब्जेक्ट है भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं। मैंने इसकी वीडियो और भी डाल रखी है। अब ये दूसरी वीडियो है। इसमें जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का एक सवाल डेफिनेटली आना है। उसमें ना भारत वर्ण जाति, वर्ण और जाति को लेकर, ऐसे वर्ण जाति को लेकर क्या पूछा जा सकता है। तो जो पूछने वाले पॉइंट आते हैं वो आता है उद्भव, और दूसरा आती है इसकी व्यवस्था, तीसरी इसकी विशेषताएं, और चौथा टॉपिक है इसमें भेद, यानी डिफरेंस क्या है। तो कुल मिला के मैंने जाति और वर्ण को लेकर ना एक सम्मिश्रित अर्थ दिया है। आपकी जो यूनिट दी है उस यूनिट से कुछ नोट्स निकाले हैं। वो सारे नोट्स यही हैं। अगर आप अपना सेल्फ भी स्टडी कर रहे हो तो इस नोट से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले प्रारंभ कैसे करेंगे। तो प्रश्न आता है, भारत में जो वर्ण है वो 4 हैं, और 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो उन्हें रखा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। अब वर्ण और जाति की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ण के आगे मैंने लिखा है कि वर्ण जो है सिर्फ 4 हैं, और जाति है ना भारत में 3000 से ज्यादा है, विद्यमान है, ठीक है ना, या 3000 के आसपास जातियां भी उपलब्ध हैं। जातियों की संख्या ज्यादा और वर्ण की संख्या सिर्फ सीमित है 4। अब बात आती है वर्ण और जाति में अंतर संबंधित है। ये वर्ड थोड़ा सा बच्चों द्वारा नोट से लिखवा दिया गया था। अंतर संबंधित एक साथ लिखना है। इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर वर्ण से ही जाति शब्द उपजा हुआ है, ये अर्थ बताता है। यानी जाति कैसे उद्भव हुई है, वर्ण से। वर्ण 4 हैं, इन वर्णों के आधार पर कार्य विभाजित होते थे। कार्यों के आधार पर लोग जाति ग्रहण कर लेते और जाति के रूप में पहचाने जाते थे। तो ये कह सकते हैं किसी एक वर्ण में कई प्रकार की जातियां आ सकती हैं, यूं बोल सकते हैं। अब बात आती है कि जाति और वर्ण को है ना समझाने के लिए प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो उन प्रमाणिक तत्वों पे जाते हैं। तो पहला आता है उपनिषद और वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ में वेदांत वगैरह, उपनिषद और वेद आते हैं, और इनमें जो बात बताई गई है वो बताई गई कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य जो है वो एक तरीके से श्रम और व्यवसाय के आधार पर रखे और गढ़े गए हैं। श्रम और व्यवसाय के आधार पर वर्ण और जाति का विभाजन किया गया है। वहीं तो वर्ण शब्द की उत्पत्ति की बात अगर करते हैं वैदिक तरीके से, तो उसमें यह बताया गया है कि व्र धातु से इसका उत्पन्न किया गया है। व्र धातु से ना वर्ण शब्द उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है वरण, यानी कि निर्वाह करना, रहना, वर्ण करना। और काटो, मैं यही कह रहा था आपसे। वेद और उपनिषद द्वारा है ना वर्ण को है ना कैसे समझाया गया, तो उसकी परिभाषा बताई गई है। श्रम और व्यवसाय के आधार पर है ना वर्ण का विभाजन किया गया है। वहीं पे अगर वर्ण शब्द की उत्पत्ति बोले हम व्याकरणीय आधार पर, तो व्र धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ निकलता है वर्ण और चयन करना, यानी कि हम किस प्रकार से रहते हैं और रहने के जो परिसर का हम चयन कैसे करते हैं, या अपने श्रम या अपने व्यवसाय का चयन कैसे करते हैं। इस आधार पर व्र धातु से वर्ण का अर्थ निकलता है। वहीं पे श्री कृष्ण जी है ना भगवत गीता में भी है ना वर्ण शब्द की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति जो है वो गुण और कर्मों से होती है। गुण जैसे होंगे वैसा ही वर्ण माना जाता है, या फिर उसके कर्म कैसे होंगे, वो कर्म प्रधान है, उसके आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था समझी जाती है, वो उस वर्ण का समझा जाता है। इसका है ना सही अर्थ अगर देखा जाए तो वो आपको मिलेगा जी। गुण के आधार पर महाभारत में एक कथा दी गई है। वो कथा वन पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जल देवता और युधिष्ठिर के बीच में कुछ संवाद हुए हैं। वो संवाद बता देते हैं कि वाकई में वर्णों की उत्पत्ति जो वो गुण और कर्म के आधार पर श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए विचार और युधिष्ठिर के द्वारा बताए गए विचार सिमिलर हैं। अब यहाँ पे ना हमने यहाँ तक जो बताया है वो सिर्फ वर्ण और जाति के बारे में बताया कि हकीकत का उद्भव कैसे हुआ। वेद वेदांत उपनिषद की बात लिखते हुए आप श्री कृष्ण के और वर्ण की उत्पत्ति के बारे में, व्र धातु के बारे में लिख देंगे, काफी कुछ हो गया। अगर इनकी है ना काउंटिंग की बात करते हैं तो जाति 3000 और वर्ण जो है वो 4 प्रकार के। 4 वर्ण कौन कौन से हैं तो उनके बारे में आप बताइएगा कि जो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बात आती है कि जो प्रश्न है वो आता है उद्भव। हमने वर्ण जाति की प्रस्तावना यानी कि उसके अर्थ के बारे में बात की थी। बात उद्भव की करते हैं तो उद्भव में बताया गया है कि उद्भव के लिए 3 अवस्थाएं हैं।
परंपरागत मान्यता के अंतर्गत कैसे उद्भव हुआ है वर्ण जाति का, तो उसमें बताया गया कि एक पुरुष था जिसे विराट पुरुष कहा गया या महापुरुष बोल सकते हैं, जो सबसे पहला पुरुष था, और उस पुरुष के शरीर के 4 भागों से उत्पन्न अन्य पुरुषों को क्रमशः वर्णों में विभक्त कर दिया गया। मुख से उपजा हुआ पुरुष ब्राह्मण वर्ण का कहा गया, उसकी भुजाओं से उपजा हुआ पुरुष जो है वो क्षत्रिय, जांघ से उसे वैश्य बोला गया, पैर से शूद्र बोला गया। तो यानी कि मुख से ब्राह्मण हुआ है, तो ये बताया गया। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, श्वेत, लोहित, पित्त और असित, ये जो लाइन है ये लाइन आती है रंग में, इसमें डालना है, इसलिए मैंने नोट्स जरूर यहाँ तक बनाया। ये लाइन इसके लिए है, मार्किंग कर देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे परंपरागत मान्यता के अंतर्गत विराट पुरुष है। विराट पुरुष यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसके अगर शरीर के 4 भाग किए जाए तो उसमें सबसे पहले आता है फेस यानी कि मुख, माउथ, और फिर उसके बाद आते हैं भुजाएं, तीसरा आता है जांघें, और चौथा पैर। यानी कि जो मुख है वो ब्राह्मण यानी कि बुद्धि का कार्य के आधार पे देखा जाए तो जो बुद्धि के कार्य के अंतर्गत कार्य कर रहा है वो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण रूप में रखा गया। जो उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है तो उसे क्षत्रिय यानी शासक के रूप में देखा जा सकता है। जो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभा रहा है उसको हम बोल सकते हैं वैश्य, आज समझ सकते हैं। और चौथा जो है जो इन तीनों के लिए अपने आप को कर्तव्य प्रवणता में बांधे रखता है या इन तीनों के साथ उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है, उन्हें ना पैरों की तरफ, यानी कि अगर तीनों भाग जो है वो एक तरीके से किसके द्वारा संचालित है, पैरों से। अगर ये पैर ही ना हो तो ये पूरा समूचा शरीर खराब हो जाएगा। इस प्रकार से हम विराट पुरुष के 4 भागों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटते हुए समझाते हैं। फिर इसके बाद आता है रंग के आधार पर। बात चल रही है उद्भव में मैंने सबसे पहले परंपरागत मान्यता बता दी है। अब दूसरी आती है भृगु, यानी भृगु संहिता में, भृगु ऋषि का नाम है। उन्होंने अपने रंग के आधार पर वर्णों की को विभाजित किया है, भेद किया है। तो कैसे कि उन्होंने कहा था जो ब्राह्मण होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो लोहित रंग के होते हैं, जो वैश्य होते हैं वो पीत रंग के होते हैं, और शूद्र जो होते हैं वो असीत रंग के होते हैं। ऐसा आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। जो कुछ है वो मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, ये आपकी किताबें बोल रही है, उसमें जो दिया गया है वही मैंने लिखा है। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा गुण के आधार पर। गुण के आधार पर यहाँ पर एक कहानी लिख देंगे, उस कहानी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, बाकी के आप इसके आगे चीजें लिख देंगे। तो ये कहानी से ये चीज कैसे संबंध रखती है याद नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। कहानी क्या थी कि बात होती है महाभारत में वन पर्व नामक एक खंड दिया गया कहानी का। उसमें जल देवता युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। युधिष्ठिर को प्यास लगी होती है, 5 पांडवों में से 4 है ना एक बार जाते हैं उस जल देवता से निवेदन करते हैं, जल मांगते हैं, पर जल देवता कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर सही देने पर ही जल देने की अनुमति देता है, पर वहां किसी कारणवश वह उत्तर देना नहीं चाहते अन्य 4 पांडव, और क्या होता है वो जल पी के मूर्छित हो जाते हैं। वहीं पे बाद में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर जो है आज्ञा मांगते हैं कि पानी की नीड है। इसके बाद पानी लेने से पहले जल देवता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं। उनके द्वारा जब जल देवता उनसे जो प्रश्न करते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि एक ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर है ना उसका उत्तर जो युधिष्ठिर देते हैं वो ये देते हैं कि जो सत्यवादी हो, क्षमाशील हो, चरित्रवान हो, संवेदनशील हो। अब इनके बारे में अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि सत्यवादी जो सत्य का अनुसरण करे, सत्य के पक्ष में सदैव खड़ा रहे, क्षमाशील जिसका उदार भाव हो, दूसरों के प्रति है ना भावना उसकी नर्म स्वभाव की हो, चरित्रवान यानी कि सामाजिक प्रणाली हो, किसी प्रकार से उसका चरित्र अशुद्ध ना हो, संवेदनशील यानी भावनात्मक हो, संवेदनाएं उसकी इतनी हो कि वो लोगों के प्रति अनुसरण कर सके, लोगों को अनुभूति कर सके, समझ सके। तो ये 4 गुण रखने वाला ही ब्राह्मण हो सकता है। पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद जल देवता प्रसन्न तो होता है, पर वह इसके विपरीत दूसरा प्रश्न कर देता है कि अगर ऐसा गुण किसी शूद्र में हो तो क्या है ना वह ब्राह्मण नहीं होगा क्या? तो ऐसे में है ना युधिष्ठिर कहते हैं दूसरे प्रश्न में, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, दूसरे प्रश्न में ये पूछते हैं कि अगर ये गुण किसी ब्राह्मण में नहीं हो और किसी शूद्र में अगर ये गुण हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ये गुण कोई शूद्र भी रखता है तो वो भी ब्राह्मण है, और अगर कोई ब्राह्मण इस गुण को नहीं धारण करता है तो वो शूद्र की भांति है, यानी कि शूद्र ही है।
तो यानी कि यहाँ पे युधिष्ठिर क्या बताते हैं, कर्म प्रधान ही वर्ण व्यवस्था होती है। ये इस कहानी से ही अनुभूत होता है। दूसरा यहाँ पर है ना गुणों के आधार, यानी कि पहली परंपरागत मान्यता, दूसरी भृगु रंग के आधार पे बताते हैं, तीसरा गुणों के आधार पर, तो मैंने कहानी बता दी, इसमें कहानी लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि गुण, तो गुण जो होते हैं वो सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण और रजोगुण इसमें डाला है, और इसमें तमोगुण, गुण तीन ही होते हैं, सत, रज और तम। सत, रज और तम तीन ही गुण होते हैं। अगर हम बात सतोगुण की करते हैं तो ये ब्राह्मण यानी कि सात्विक होता है, सत्य वचन बोलता है, सत्य भोजन करता है, यानी कि ज्यादा मीठ मसाला, डेट्स मीन्स जो साफ सुथरा वातावरण में अपने आप को रखना चाहता है, ऐसे गुणों को धारण करने वाला ब्राह्मण। जो रजोगुण होता है जिसमें है ना ताकत होती है, रजना क्षमता, वीर है ना, ब्रेव बोल सकते हैं, वो क्षत्रिय होता है। इन दोनों गुणों को जो धारण करता है वो वैश्य, ये अर्थव्यवस्था को संचालित रखता है। और शूद्र जो होता है वो तमोगुण होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों गुणों को इनके आगे लिखते हुए इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था का भेदीकरण। यहाँ पे भृगु परंपरा, ये तीन उद्भव भी हो गए, एक तरीके से विभेदीकरण भी, भेद भी हो गए। अब बात आती है विशेषता। अच्छा, एडवांटेज बता देते हैं। तो विशेषता में आपके पास सिर्फ हेडिंग लिख दी। इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है आप सभी जानते हैं। पहला, समाज विभाजन, वर्ण के आधार पर ही समाज की संरचना होती है, क्योंकि एक प्रकार का समाज एक जगह ही रहता है, वर्ण के आधार पर रहता है। दूसरा, पदानुक्रम। आज है ना क्या क्या है, ब्राह्मणों ने अपने अधीन समस्त संचालन रखने के लिए पदों को अपने अधीन ही कर लिया है। ऊंचे ऊंचे पदों पे ब्राह्मण उच्च वर्ग बैठ के रह गया है। इसके बारे में लिखेंगे। एंडोगेमी क्या हो गया, एंडोगेमी एक प्रथा है, इसके मैंने आगे ब्रैकेट में बहिष्कार लिख दिया है। बहिष्कार से एंडोगेमी समझा जा सकता है। इसमें कहा जाता है कि अंतर विवाह होता है, यानी कि एक ही जाति, एक ही धर्म और अपने अंदर ही विवाह करना। कोई अपने जाति धर्म से बाहर का विवाह करता है उसे बहिर्विवाह के रूप में जाना जाता है। तो उसका क्या किया जाता है, समाज उसका बहिष्कार कर देता है। तो एंडोगेमी व्यवस्था होती है, बहिष्कार किया जाता था। कोई भी अपनी वर्ण जाति संप्रदाय से बाहर शादी नहीं कर सकता या बाहर के कार्य और कर्मों को ग्रहण नहीं कर सकता। भोजन और पेय पर प्रतिबंध, ये विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब ये सारी विशेषताएं एक तरीके से मैं देखूं तो डायरेक्टली लगता है कि विशेषताएं कहाँ, ये तो कमियां हैं, पर कमियां नहीं। विशेषताएं मतलब वर्ण व्यवस्था की ये क्वालिटीज हैं, और क्वालिटीज मतलब ये उसका पहचानने का एक तरीका है। तो उसमें चौथा पॉइंट आता है भोजन और पेय पर प्रतिबंध। तो आपने देखा है कि हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी। पहले के समय में ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, अपने क्षेत्र में आने वाले नहरें हैं, जल के भंडार हैं या कुएं हैं, तो उन पे है ना क्या करते थे, एक दूसरे का छुआ हुआ भोजन नहीं कर सकते थे, छुआछूत थी, अप्रसन्नता थी, ये चीजें इनमें डाल सकते हैं। विशेष नाम होता था, इस नाम से अपनी एक पहचान बनाते हैं। और दूसरा आता है शुद्धता प्रदूषण की गणना। तो शुद्धता मतलब जो ऊंची, जो लोग अपने आप को ऊंची पायदान पे रखते थे, वर्ण व्यवस्था में अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो क्या करते हैं कि शुद्धता, डेट्स मीन्स अपना वातावरण शुद्ध समझते थे, वही समझते थे। और अशुद्ध जो प्रदूषण जैसे क्षेत्र होते थे वहां पर है ना उन्हें विवश कर देते थे। जो नीचे वर्ण और जाति धर्म के होते थे उन्हें वहां पे रहने के लिए विवश करते थे। तो शुद्धता और प्रदूषण की भावना से भी आपको वर्ण व्यवस्था सामाजिकरण में नजर आएगी। और जातिगत पंचायतें भी होती थी, तो पंचायतों को भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतें भी अलग अलग कर दी गई। तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने कोई ज्यादा इनके बारे में अभी रिसर्च किया नहीं है, जो भी है हेडिंग मैंने रिसर्च करी है, हेडिंग के अंतर्गत आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो कुल मिला के जाति और वर्ण खत्म होता है।